के गांधी मैदान में हर साल की तरह बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते रहे हैं और इस बार उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निशांत को आगे करते हुए राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पटना के गांधी मैदान की तस्वीर देख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन इस बार गांधी मैदान की तस्वीर हर बार की तुलना में थोड़ी अलग दिखी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे, लोगों से मिले, बातचीत की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते रहे थे, ईद के नमाज में शामिल भी होते थे, लेकिन पहली बार नीतीश नहीं उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। यही नहीं, निशांत सुबह में न सिर्फ गांधी मैदान ही पहुंचे बल्कि उसके बाद वे लगातार लोगों के घर जाकर मिलते भी रहे, ईद की मुबारकबाद देते रहे। फुलवारी शरीफ में निशांत अपनी पार्टी के नेताओं के घर पहुंचे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं, जैसे पिताजी लेकर चलते थे। हम सब भाईचारा बनी रहे, शांति रहे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे निशांत कुमार को राजनीति में आगे कर रहे हैं। विरासत सौंपने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि सालों बाद नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान न जाकर अपने बेटे निशांत को भेजा और राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जानकार कहते हैं कि लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम समाज का एक वर्ग लगातार नीतीश कुमार का सपोर्टर रहा है। निशांत भी सभी धर्मों को साथ लेकर पिता की राह पर चलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गांधी मैदान में हर साल की तरह नमाज अदा की गई, लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखी। जहां नीतीश कुमार होते थे वहां निशांत कुमार दिखे। अब ईद पर निशांत के गांधी मैदान जाने के मायने को आप समझिए। इसको समझने के लिए सीएम नीतीश कुमार और उनकी राजनीति को भी समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है उसे अगर आप समझें तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2005 में फुल फ्लेज्ड बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 वो साल जब सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अभी यानी कि 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब आप खबर तो समझिए। नीतीश कुमार ईद के मौके पर हर साल गांधी मैदान जाते रहे हैं और गांधी मैदान में नमाजियों को मुबारकबाद देते रहे हैं। यह पहली बार है जब नीतीश कुमार ईद पर गांधी मैदान नहीं पहुंचे, लेकिन सीएम नीतीश की जगह उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। निशांत ने गांधी मैदान में लोगों से मुलाकात की और नमाजियों से गले मिलते हुए बिहार वासियों को ईद की बधाई दी। अब आप समझिए, ईद पर निशांत के गांधी मैदान जाने के मायने क्या हैं? तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में नीतीश कुमार की छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है। नीतीश कुमार सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलते रहे हैं। बीजेपी के साथ रहने पर भी मुस्लिमों का एक वर्ग नीतीश कुमार का लगातार सपोर्ट करता रहा है। अब चूंकि उनके पुत्र निशांत राजनीति में आ चुके हैं तो वो भी अपने पिता की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पिता नीतीश कुमार की तरह छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं निशांत, और पिता की जगह निशांत ने गांधी मैदान पहुंचकर नमाजियों को मुबारकबाद दी। मुसलमानी टोपी पहनकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई।
मतलब ये कि पिता के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद भी बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, वो पिता की तरह ही सबको साथ लेकर चलेंगे, ये मैसेज दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात पटना के नीट छात्रा मौत मामले की। मृत छात्रा के मामा से आज सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, जिसके बाद मामा ने जांच एजेंसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने सीबीआई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना नीट छात्रा मौत केस की जांच की जिम्मेदारी संभाल रही सीबीआई की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट की सख्ती के बाद मामले में सीबीआई ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नए जांच अधिकारी ने छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाया। सीबीआई ने मृत छात्रा के मामा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान लगभग 2 दर्जन सवाल किए गए। पूछताछ के बाद मामा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती कर रही है। यहाँ पूछताछ के लिए बुलाई गई थी कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको प्रेस किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए किस तरह हम वहाँ पे कर पाएंगे, रह पाएंगे। इस केस में प्रभात मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सतीश कुमार से भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने भी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसे आत्महत्या मान लें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट छात्रा संवेदना मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इसमें भी सवाल उठ रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए, नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है और क्या हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए समझना यह जरूरी है कि इस केस में सीबीआई की एंट्री के बाद से क्या क्या हुआ। तो आपको बता दें कि पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और फिर 12 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, ये आप समझिए, और इसे समझने के लिए सीबीआई के केस हाथ में लेने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है वो समझना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं। 14 फरवरी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छानबीन की गई और इसके ठीक अगले दिन सीबीआई की टीम ने 15 फरवरी को जहानाबाद में जाकर जांच पड़ताल की। 15 फरवरी के दिन ही छात्रा के मां बाप से सीबीआई ने पूछताछ की और इसी दिन यानी कि 15 फरवरी को ही छात्रा के भाई से भी सीबीआई ने पूछताछ की। इसके ठीक अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को निलंबित दारोगा रोशनी से भी सीबीआई ने पूछताछ की और 16 फरवरी की तारीख को ही सचिवालय एसडीपीओ अन्नू से पूछताछ की गई। इसके आगे 17 फरवरी को सीबीआई की टीम ने चित्रगुप्त नगर एसएचओ से पूछताछ की और 17 फरवरी की तारीख को ही थानेदार रीना कुमारी से पूछताछ की गई। इसके बाद 18 फरवरी को नीट छात्रा के मामा से पूछताछ हुई और फिर 19 फरवरी को निलंबित दारोगा हेमंत झा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। 19 मार्च 2026 को एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने घर वालों से बात करने के लिए जहानाबाद पहुंची, लेकिन घर वालों का बातचीत से इनकार, मतलब घर वालों ने बातचीत करने से मना कर दिया। 21 मार्च 2026 को नीट छात्रा के मामा से सीबीआई ने पूछताछ की। छात्रा के मामा ने सीबीआई पर सही दिशा में जांच नहीं बढ़ने का गंभीर आरोप लगा दिया है। हालांकि इसके पहले कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने जांच अधिकारी बदला। डीएसपी विभाग कुमारी को जिम्मेदारी मिली है। पीड़िता के दादा का नए जांच अधिकारी पर भी गंभीर आरोप है, मतलब पीड़िता के दादा नए जांच अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं। जांच अधिकारी बदले जाने के बाद भी नीट छात्रा के घर वालों ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई भी पुलिस की तरह काम कर रही है, ये कहा जा रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि लीपापोती में सीबीआई की टीम लगी हुई है।
आत्महत्या मानने का दबाव सीबीआई भी बना रही है, यही आरोप लग रहे हैं। आईओ बदलने के बाद भी जांच की दिशा नहीं बदली है पीड़ित पक्ष का, यह आरोप है। ऐसे में सीबीआई के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, तो सीबीआई की चुनौतियों को समझिए। पहले से बनी थ्योरी से अलग सोचना। दूसरी चुनौती जो है वो होगी एसआईटी जांच की कमियों को दूर करना। तीसरी चुनौती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एम्स रिपोर्ट की तुलना। और इसके बाद की चुनौती समय बीतने के साथ साक्ष्य कमजोर होंगे। अब जब तक सीबीआई कुछ सवालों का जवाब नहीं खोज लेती, तब तक इस मामले का हल निकालना मुश्किल है। तो क्या है वो सवाल, आइए आपको बताते हैं। पहला सवाल, नीट छात्रा की मौत कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई? तीसरा सवाल, आत्महत्या की तो किस दबाव में आत्महत्या की गई है? चौथा सवाल, अगर हत्या हुई तो इसमें कौन कौन शामिल है? पांचवा सवाल, छात्रा के साथ रेप हुआ है या नहीं? छठा सवाल, अगर रेप हुआ तो कहां हुआ है? सातवां सवाल, कहीं संबंध सहमति से तो नहीं बने? आठवां सवाल, क्या परिवार कुछ छुपा रहा है? नौवां सवाल, क्या पुलिस किसी को बचा रही थी? और 10वां सवाल, छात्रा के परिवार को धमकी किसने दी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सीबीआई की टीम को तलाशने होंगे और तब जाकर खुलासा हो पाएगा। बढ़ते आगे और बात एक ऐसे खबर की जिससे पूरा बिहार प्रभावित है। बिहार में चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच प्रकृति ने अचानक रौद्र रूप दिखा दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। वहीं आंधी, तूफान, बारिश और ठनका ने बिहार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। कुदरती आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में अचानक बदले मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश कहर बनकर टूटी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी ने सबको सदमे में डाल दिया है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच अचानक बदली मौसम ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। इस कुदरती कहर के आगे सब लोग बेबस नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में आसमान से आफत बरसी है। आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और मूसलाधार बारिश से लोग अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं अररिया, बगहा, किशनगंज और गयाजी में भी तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं, तो वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें कुदरती कहर का सबूत है जो आपको डरा सकती है। एक और कुदरती आफत की सबसे डराने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जो अररिया से आई है, जहां पलासी में चलती 20 सड़क पर एक मोबाइल टावर तेज आंधी में गिर जाता है और एक बाइक सवार कार चालक बाल बाल बच जाते हैं। यही नहीं, बिहार से कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है। वहीं मधेपुरा में भी तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात से बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीती रात आए तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। सुखासन गांव में रात करीब 11 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। फार्म में मौजूद करीब 4000 मुर्गे जिंदा जलकर राख हो गए। वहीं गांव की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। वहीं जमुई के चकाई प्रखंड के अजय नदी के पास रिमझिम बारिश के बीच हुई वज्रपात से एक छात्रा की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार के करीब 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग और न्यूज 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, बिहार, झारखंड। तो अचानक बदले मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, हर साल ठनका गिरता है, यानी कि आकाशीय बिजली जो है वो गिरती है।
एक तरह से ये बिहार में एक प्रमुख मौसमी आपदा बन गया है, क्योंकि हर बार जब भी बारिश होती है तो बिहार में ठनका गिरता है और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से बिहार में एक प्रमुख मौसमी आपदा ये बन जाता है। अब ठनका गिरने से इंसानी जान जाती है, यानी कि लोगों की मौत होती है, पशुओं की भी मौत होती है और फसल संपत्तियों का भी नुकसान होता है। ठनका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है, या यूं कहें कि खेत में काम करने वाले किसान या फिर कृषि श्रमिकों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और उसके बाद पशुधन यानी कि पशु प्रभावित होते हैं। वैसे तो कभी भी मौसम खराब हो सकता है और जैसा कि अभी भी हुआ है, ठनका भी गिर सकता है, लेकिन सामान्यतः सबसे ज्यादा ठनका गिरने से नुकसान जून से सितंबर महीने में होता रहा है। मौसम की मार कहें या ठनका गिरने से वैसे तो बिहार के सभी जिले प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिण बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार पर पड़ता है, खासकर गया, रोहतास और औरंगाबाद जिले पर। अगर आप घर में हो और बादल गरजे, बिजली चमके तो क्या सावधानी बरतना चाहिए, अब आप ये समझिए। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद कर दीजिए। इसके अलावा लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल मत कीजिए। पाइप, नल या हैंडपंप को ना छुएं। टंकी के बहते पानी और शावर का इस्तेमाल ना करें। लोहे की खिड़की या दरवाजों से दूरी बनाकर रखें। अगर घर से आप बाहर हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी समझ लेते हैं। तो पेड़ के नीचे, पावर या बिजली के खंभे के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो। तुरंत पक्के मकान या बिल्डिंग के भीतर शरण लें। टीन शेड या धातु की चादर के नीचे खड़े ना रहें। तालाब, नदी और पोखर से दूरी बनाकर रखें। साइकिल, बाइक और ट्रैक्टर से यात्रा ना करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है वैसे में आकाशीय बिजली की वजह से काफी जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए ये सावधानी आपको बरतनी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी पटना में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा। दुल्हिन बाजार में मंदिर की जमीन पर बने अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ आखिरी प्रहार जारी है। ये तस्वीरें हैं पटना के पालीगंज की, जहां दुल्हिन बाजार की, जहां बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। हनुमान मंदिर के जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजे का प्रहार ऐसा कि कुछ देर पहले जिन दुकानों और मकानों में रौनक थी वो अब जमींदोज हो चुके हैं। बुलडोजर का पंजा अवैध दुकानों और मकानों को अपने चंगुल में लेकर धराशायी कर रहा है। बुलडोजर के इस एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मचा है। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई। हर तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर दिख रहा है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर पहले ही नोटिस चिपकाया गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि मंदिर की जमीन पर अवैध मार्केट को हटाया जाए। प्रशासन से आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ हड़कंप मच गया। भारी भरकम बुलडोजर ने अवैध दुकानों और मकानों को आगोश में ले लिया। जमींदोज दुकानों का मलबा जमीन पर बिखरा पड़ा है और हर तरफ वीरानी छाई है। ध्वस्त मार्केट, गरजते बुलडोजर, ये तस्वीरें साफ कर रही है कि बिहार में अब अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन बहुत ही तेज हो चुका है और ऐसे में आइए बिहार में बुलडोजर एक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर ये एक्शन क्यों लगातार जारी है। अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में क्यों बुलडोजर चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। सड़क पर जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ चल रहा है, वो भी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने अब आप समझिए। अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी।
सड़क पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ साफ संदेश है कि अवैध कब्जा खुद हटाइए, नहीं तो बुलडोजर हटा देगा। और यही वजह है कि अवैध कब्जा के खिलाफ लगातार बुलडोजर का एक्शन नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, जमशेदपुर के बहरागोड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब स्वर्ण रेखा नदी किनारे बालू की खुदाई के दौरान एक विशाल जिंदा बम बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बम दशकों पुराना हो सकता है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो महुल डांगरी के पास एक लड़ाकू विमान क्रैश होने की घटना सामने आई थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वर्ण रेखा नदी किनारे 227 किलो का बम निकाल रहे थे बालू, मिला जिंदा विस्फोटक। बम का अमेरिका से क्या है कनेक्शन? बड़ा सवाल, इतना बड़ा बम आखिर आया कहां से? जमशेदपुर में दहशत है, लोग डरे हुए हैं और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करना, क्योंकि ये घातक बम है। जी हां, जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्वर्ण रेखा नदी किनारे बालू की खुदाई के दौरान एक विशाल जिंदा बम बरामद हुआ। बॉम्ब स्क्वाड ने इसे शक्तिशाली बम बताया। कहा, इतना बड़ा बम केवल सेना ही डिफ्यूज कर सकती है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बम मिलने वाले स्थान को तुरंत ही सील किया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस क्षेत्र के पास न जाएं और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें। जानकारी के मुताबिक मिसाइल बम का वजन करीब 227 किलो है। बम पर मेड इन अमेरिका लिखा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय का बताया जा रहा है। महुल डांगरी के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। हादसाग्रस्त विमान का हिस्सा हो सकता है बम। तब मिट्टी में धंसने के कारण ब्लास्ट नहीं हुआ होगा। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या ये बम पुराना युद्धकालीन विस्फोटक है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो अब इस बम के मिलने के बाद से लोगों के बीच में भी हड़कंप मचा हुआ है और कई सारे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए, स्वर्ण रेखा नदी किनारे 227 किलो का बम मिला है। यहाँ बताया जा रहा है कि लोग बालू खोद रहे थे और तभी ये जिंदा विस्फोटक मिल गया। बम मिलने की वजह से आसपास के लोगों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग इस परेशानी में है कि आखिर ये बम आया कहां से। बम को निष्क्रिय करना एक बड़ी चुनौती भी है। झारखंड में कहां से आया 227 किलो का बम, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बम काफी पुराना बताया जा रहा है और इस पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक प्लेन क्रैश हुआ था। महुल डांगरी के पास एक लड़ाकू विमान क्रैश होने की घटना सामने आई थी। हादसाग्रस्त विमान हिस्सा हो सकता है ये बम, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तब मिट्टी में धंसने की वजह से हो सकता है कि ब्लास्ट नहीं हुआ होगा। अब जब बालू खुदाई हो रही थी तो उस समय बम बाहर निकल आया। बम को निष्क्रिय करना अब एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।